कैसे हो भाई सब लोग? आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एसआर मैथमेटिक्स पर हम आपको पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो आज जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाला हूँ इस सेशन में। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 4 पर होगा। उस चैप्टर नंबर 4 में पूछे गए सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हमको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एसआर मैथमेटिक्स जहां पर आप अपने रिवीजन कर रहे हैं, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स के मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, या उनके डेरिवेशन में जो कंसेप्ट लगते हैं वो बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और डेरिवेशन और उनकी थ्योरी है। एग्जाम में लिखने के लिए जो आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है, उस थ्योरी को हम आज इस वाले सेशन में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो हमारा आज का सेशन होने वाला है उसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गो, हियर यू ऑल, लेट्स गो। जी हाँ, यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे जो पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सिंपल सा पैटर्न होता है। उसने अगर एक बार कह दिया कि हाँ मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, तो अगले 2-3 साल में उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पूछता है। जैसे कि हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर on the basis of Biot-Savart law, on the basis of Biot-Savart law। हमसे वो ऐसा आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये 2011 में पूछा गया था। और बायट सावर्ट लॉ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पता हो कि बायट सावर्ट लॉ एक्चुअली क्या कहता है। बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है, चलिए करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, आपको ये थ्योरी भी एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। और इसकी थ्योरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बायट सावर्ट लॉ। बेसिकली हम इसमें बायट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे कि बायट सावर्ट लॉ क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको करने के लिए हमको एक ग्राफ चाहिए होगा या एक इमेज चाहिए होगी। उस इमेज को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उस थ्योरी को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड डेल बी या डेल्टा बी एट ए पॉइंट पी बाय एन स्मॉल एलिमेंट डी एल ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो क्या कहना चाहता है कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरी कंडक्टर की, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको हम पढ़ेंगे। इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारा डायग्राम हुआ, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ये एक वायर है जिसमें हमने करंट फ्लो करा रखी है। दूसरी बात, ये इसका एंड ए है, ये इसका एंड बी है। ओके। और ये हमने मान लिया कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट डी एल या डेल्टा एल जिसको हम कहते हैं वो इतना है। और इसके साथ इसके साथ कहीं पी पॉइंट पर इसके साथ कहीं पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर एक एंगल थीटा बनाता है, एक एंगल थीटा बनाता है। और इस वायर में जो करंट है वो कितना है, आई। अब उसने ये कहा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी बाय एन स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल। ये रहा हमारा स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ। ए बी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। वो करता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला फैक्टर होता है, पहला फैक्टर ये होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड
is directly proportional to the electric field I flowing in the conductor, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जो इसकी जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल। हम हम ऐसा भी थ्योरी के लिहाज से लिख सकते हैं। जो इसका तीसरा फैक्टर होता है, तीसरा फैक्टर होता है हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी, ये जो डेल डेल बी है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एंगल बिटवीन द पॉइंट पी एंड द स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल, ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं इसमें, इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के साइन ऑफ एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा चौथा फैक्टर होता है इसमें, चौथा फैक्टर होता है हमारा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है डेल्टा बी, वो हमारी इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के पॉइंट पी, ये इस वाली डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारी ये डिस्टेंस होती है पी पॉइंट के और स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है उसके स्क्वायर के। ओके, अब क्या होता है, ये हम इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारी चार इक्वेशन होती हैं। व्हेन वी कंबाइन, व्हेन वी कंबाइन these four laws या these four factors, आप ऐसे कह सकते हैं, when combine these four factors we get, हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि जो हमारा डेल्टा बी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, डेल्टा एल के और साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और आपको ये भी पता है कि ये रिलेशन बायोट सावर्ट लॉ कहलाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ रिलेशन होता है। दिस इज आवर बायोट सावर्ट लॉ या रिलेशन, ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ रिलेशन होता है, जहां पर वेयर, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इज द प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, और जो हमारा म्यू नोड होता है, और जो हमारा म्यू नोड होता है वो क्या होता है, वो होती है हमारी परमिएबिलिटी, इज द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस। हमारा म्यू नोड क्या होती है, परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। एक और बात, अगर आपको आपके एग्जाम में एक नंबर में म्यू नोड की वैल्यू आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी म्यू नोड की वैल्यू होती है। ये हमारा आज का पहला डेरिवेशन था, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, माफ माफ कीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बायर सावर्ट लॉ की हेल्प से हम निकालते हैं। और ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको ये डेरिवेशन इस वजह से कराया है क्योंकि आपका इस पूरे चैप्टर में केवल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही जिक्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होगा। आज चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन of magnetic field produced at the center of loop or any current carrying conductor coil with the help of Biot-Savart law। मैंने कहा था ना कि Biot-Savart law काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका डेरिवेशन भी मैंने इसके लिए आपको कराया है ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके रिलेशन में पता हो कि एक्चुअली वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसे आई, कि बायो सावर्ट लॉ के क्या चार फैक्टर थे
जिसकी वजह से वो हमारा रिलेशन बना। हमारा एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है कि एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी बायोट सावर्ट लॉ वाले क्वेश्चन में की है, इस वजह से आपको इस क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारा दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है राइट बायोट सावर्ट लॉ डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ऑफ एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कोई। वो इस टाइप से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा ये सर्कुलर कोइल वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। कितनी बार? काफी बार रिपीट हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। ये 11, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये थोड़ा चल नहीं रहा यार, एक सेकेंड। आप आप थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा, हमारा पेन टेप थोड़ा लेट चल रहा है, अभी देखते हैं। ठीक है, 11। ये यार क्या है, थोड़ा लेट चल रहा है ये, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और ठीक है, 11, 14 में पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और 16 में पूछा गया था और 19 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था। और आपके लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, ये 2017, 18 और 22 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी बॉय सावर्ट लॉ से कितनी आई थी। 19, 22 में भी पूछा गया था। और यार ये चल क्यों नहीं रहा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम इस क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप से होगा। लेट ए वायर इज बेंड टू मेक अ सर्कुलर कोइल। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को मोड़ कर उसको एक कोइल या सर्कुलर कोइल की या एक सर्किल की शेप दे रहे हैं ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस, उसकी उस सर्कुलर कोइल की रेडियस कितनी होगी, आर होगी। इन विच, जिसमें अ करंट ऑफ आई एम्पियर इज फ्लोइंग, जिस वायर में या जिस सर्कुलर कोइल में जो हमने बेंड करने के बाद उस वायर को सर्कुलर कोइल बनाया है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्वांटिटी, या आप मैं कह सकते हैं उसकी मेजरमेंट कितनी है करंट की, वो आई है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके सेंटर पर। आपसे वो आपके वो सेंटर पर, आपके एग्जामिनेशन में उसके सेंटर पर पूछेगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइडिंग द कोइल इन डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स। मैं आपको इसको ग्राफ की हेल्प से बताता हूँ, इमेज की हेल्प से बताता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। लेट द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट डेल्टा एल अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। हमने बायो सावर्ट लॉ अभी अभी पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा है। जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी सेंटर पर वो कितनी होगी, हमको ये पता है कि जो हमने अब क्या क्या है, एक वायर था, मान लीजिए ये एक वायर स्ट्रेट था और उसको हमने मोड़कर एक सर्कुलर बना दिया जिसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। और उसका हमने एक कोइल बना दिया था, सर्कुलर कोइल बना दिया है। और मान लीजिए आपने वो बैंड वायर कुछ इस टाइप से बेंड किया है कि ये हमारा वायर पहले ऐसा था और आपने उसके बैंड करके उसको एक सर्कुलर कोइल बना दिया है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, और उसमें आई करंट कितना है, करंट आई है। और आपको ये भी पता होगा इज फ्लोइंग टू इट, फाइंड मैग्नेटिक सेंटर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि सेंटर ऊपर कितने होगी। अब आपने ये लाइन देखी होगी, डिवाइडिंग द कोयल इन डिफरेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस कोयल को स्मॉल एरिया एलिमेंट में बांट देंगे, पूरे कोयल को, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में बांट देंगे। उसके बाद अब हम इन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को डेल्टा एल का नाम देंगे।
और अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, हमने ये भी पढ़ा है कि बायो-सावर्ट लॉ के नियम के अनुसार, बायो-सावर्ट लॉ के नियम के अनुसार जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, वो कितनी होगी। अब हमको ये पता निकालना है। चलिए, पता निकालने के लिए इसका अब हम डेरिवेशन करते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। आपने पढ़ा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू बायर्ड-सावर्ट लॉ, बायर्ड-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है। आपने अभी अभी उसका डेरिवेशन किया है। उसका डेरिवेशन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था, हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। और इसका जो फैक्टर्स थे, डिपेंडिंग फैक्टर्स थे, वो थे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना था हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा थीटा होगा, जो हमारा पिछली स्लाइड पर देखते हैं, जो हमारा एंगल थीटा होगा, मान लीजिए हमारा एंगल थीटा बनता है ये, जो हमारा एंगल थीटा है डेल्टा एलिमेंट डीएल डेल एल के साथ, किस से, सेंटर से, वो कितना है 90 डिग्री है। वो कितना है 90 डिग्री है। तो हम सीधे सीधे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ डेल्टा एल, between length delta L and line joining the center of, एक मिनट रुकिएगा आप, एक मिनट रुकिएगा आप, द सेंटर ऑफ एलिमेंट, जो लाइन ज्वाइनिंग है डेल्टा एल और जो सेंटर ओ, हमारा एलिमेंट का सेंटर ओ है, सेंटर ओ ऑफ एलिमेंट, वो कितना है 90 डिग्री है। जो हमारा थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है। तो हम सीधे सीधे अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, अब वो बायर्ड-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90, अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया। आपको ये भी पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इतना रिलेशन बनता है हमारा। आपको ये भी पता है 10, हम क्या लिखेंगे 10 डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, माफ कीजिएगा इरेजर कहाँ गया, डेल्टा बी नहीं आएगा भैया, डेल्टा बी तो हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना पड़ेगा एट सेंटर ओ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ओ, एट center O of coil due to all elements of coil due to all small element, ड्यू टू ऑल जो हमने स्मॉल एलिमेंट्स माने थे कोयल के आसपास या उसकी सरकमफ्रेंस पर, उन सभी एलिमेंट्स की वजह से जो हमारी सेंटर पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी बी इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा बी। होगी नहीं होगी। अब हम सिग्मा का क्या मतलब है यहाँ कि अब हम सभी एलिमेंट्स की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं सेंटर ऊपर, वो कितनी होगी सिग्मा है। ये हमारा क्या आया, ये रिलेशन आया, इसको रिलेशन हम ऑल एलिमेंट्स के लिए जब रखेंगे, वो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इतना होगा हमारा। और इतना होने के बाद आपको ये भी पता है कि ये रिलेशन कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आती है, आई अपॉन आर स्क्वायर। आप मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से ये भी पता होगा कि जो हमने स्मॉल एलिमेंट्स माने थे, वो क्या माना था डेल्टा एल। तो इन सब डेल्टा एलिमेंट्स की वजह से, इन सब लेंथ एलिमेंट्स की वजह से सेंटर ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वही रिलेशन निकालेंगे।
वो रिलेशन क्या, आपको ये भी पता है कि जो हमारा डेल्टा एल है, बट डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल 2 पाई आर, सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसिडर करके हमारा क्या बनेगा, हमारा उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगा। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की, वो होती है हमारी 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर कोइल, सर्कुलर कोइल, समझ आया आपको। सर्कुलर कोइल की जो हमारी 2 पाई आर है वो सर्कुलर कोइल की सरकमफ्रेंस है। तो हम सिग्मा डेल्टा एल की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, कितना रखेंगे, ये कितना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। और आपको ये पता है कि पाई से पाई कैंसिल आउट होएगा, आर से आर की एक पावर कैंसिल आउट होएगी, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट होएगा। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सभी एलिमेंट्स की वजह से वो कितनी आएगी, म्यू नोड अपॉन 2 आर इंटू आई। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी at the center of the circular coil when a wire is bent into a circular coil। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आंसर। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपका ये लॉन्ग, आपका बेसिकली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और आप अपने इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में अगला लॉ पूछा जाता है वो पूछा जाता है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, और इसके सभी एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। वो पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगी स्ट्रेट सर्कुलर, माफ कीजिएगा, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से इनफिनिट लेंथ का जो होगा वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हम निकालेंगे। वो ये बोल रहा है। आपसे ये भी पूछ लेगा दूसरे तरीके से, आपको दूसरे तरीके से किस टाइप से पूछेगा ये क्वेश्चन, और वो पूछेगा हमको एम्पियर सर्किट लॉ बताना है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं एट पॉइंट नियर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग दिस लॉ। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, अब उसके पास में उसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ हमको निकालनी है। और आपको इस टाइप से पूछ सकता है कि शो हाउ, शो, ये शो है शायद, शो बाय, शो ये एक वर्ड है, बाय एन एग्जांपल हाउ दिस लोड टू एबल टू चेक मैग्नेटिक फील्ड इन सिंपल फॉर्म व्हाइल द सिस्टम इज सिमेट्रिकल। ऐसे भी पूछ सकता है। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये 14, 19, 15, 16, 22 में पूछा गया है। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तो यही है, इन तीनों का सॉल्यूशन तो एक होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो हम कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम इस थ्योरी के साथ। आपका आंसर क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमारा, अब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं। द लाइन इंटीग्रल, जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का, जो कि अलोंग एक क्लोज पाथ, जो एक क्लोज पाथ के अलोंग होगा, ड्यू टू करंट, करंट की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लाइन इंटीग्रल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नोड। आपने पढ़ा था कि फ्री स्पेस, इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने ये पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, जो कि कांस्टेंट था, जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था बाय सावर्ट लॉ में। द करंट एनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ, यानी वो बोल रहा है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। वो बोल रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा परमेबिलिटी के, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी के साथ, और करंट के, जो कंडक्टर में करंट है उसके प्रोडक्ट ही हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होगा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल लेंथ वेक्टर इनटू डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नोड इनटू आई। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
सर्किटल सर्किटल लॉ, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है तो आप कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की हेल्प से, जिसकी लेंथ कितनी है, वो इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। हम यहाँ थ्योरी लिखेंगे, आपको क्वेश्चन के लिहाज से बता रहा हूँ कि आपको कैसी थ्योरी लिखनी है। वो लिखेंगे आप कंसिडर, हम कंसिडर करेंगे अ स्ट्रेट कंडक्टर इन विच, जिसमें करंट आई इज फ्लोइंग, जिसमें करंट आई की इंटेंसिटी फ्लो हो रही है। जो करंट होगा, जो द करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के चारों ओर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो किस फॉर्म में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। वो बोल रहा है, मान लीजिए ये हमारा एक स्मॉल, माफ कीजिएगा, इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और ये आपको पता है कि अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट है, तो उसके चारों ओर एक स्पेस बन जाएगा, जिसमें एक मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। और वो बोल रहा है कि जो हमारा ये बिहेवियर डेवलप होगा, वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स के या कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में डेवलप होगा, वो ऐसा बोल रहा है। और कोई पॉइंट पी है यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, जो जहां पर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एल लिया है, और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ए डायरेक्शन में है। आपको बताना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। बेसिकली आपको डेरिवेशन की हेल्प से बताना है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर एक इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वो कितनी होगी। वो होगी हमारी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमने अपने जो वायर, हमने एक वायर को बेंट किया था एक सर्किल की फॉर्म में, और हमने उस बेंट वायर को, सर्कुलर वायर को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से हमने स्मॉल एलिमेंट डी एल लिया था। और उसकी हेल्प की वजह से हमने पूरा सिग्मा डेल्टा एल की हेल्प से, या उसकी पूरे लेंथ, स्मॉल लेंथ एलिमेंट की हेल्प से, हमने पूरे पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी, जो कि उसकी सेंटर ओपर होती है। हमने निकाल ली थी सेंटर ओपर। उसी तरह से हम इस वायर को भी, माफ कीजिएगा, या इस मैग्नेटिक फील्ड को भी स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखाएंगे, डिवाइड द सर्किल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सर्किल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डिवाइड करेंगे, रिप्रेजेंटिंग द सर्किल, माफ कीजिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स डीएल। समझ में आया? या डीएल आप डेल्टा एल भी कह सकते हैं, या डीएल वेक्टर भी आप कह सकते हैं, डीएल। ठीक है। अब आपको अभी पता होगा कि हमने जो एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ एलिमेंट, वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई। तो हम लिखेंगे यहाँ द लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर, वो कितना होता है, वो होता है हमारा बी डी एल, बी वेक्टर इंटू डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो। इस मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में एंगल कौन सा, माफ कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ एंगल थीटा आता है, और कॉस ऑफ एंगल थीटा में जो हमारे थीटा की वैल्यू वो जीरो है। तो हमारा लाइन इंटीग्रल कितना बनेगा, लाइन इंटीग्रल बनेगा इनटू डी एल। आपको ये पता है कंप्लीट सर्किल के लिए, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, कंप्लीट सर्किल के लिए, फॉर कंप्लीट सर्किल, फॉर कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल के लिए, वो तो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए आया है, जो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएल माना था किसी भी वायर पे,
स्मॉल एलिमेंट डीएल माना था, उसके लिए हमारा रिलेशन आया है। अगर हम कंप्लीट सर्किल का निकालना हो तो कितना बनेगा, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजिकल टू बी लाइन इंटीग्रल डीएल, इतना हमारा होगा। और आपने इतना पिछले रिलेशन से निकाला, और आपको ये पता है कि जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा स्मॉल एलिमेंट डीएल का, वो कितना होगा, 2 पाई आर। आपको ये पता है कि सर्किल की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर होती है। 10 हम लिखेंगे यहाँ 10, इसलिए जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो कितना होगा, वो होगा हमारा, इसकी जगह आप ये रखेंगे या रिलेशन रखेंगे, तो बी इंटू 2 पाई आर आया। आपको ये भी पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या आता है, कहता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है हमारा, वो कहता है हमारा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है हमारा कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड बी और जो स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएल होता है, वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट इनटू आई। इतना हमको पता है। हम दोनों को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमारा जो बी इंटू 2 पाई आर, अब क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो आपस में इक्वल रख देंगे। सो हमारा बी कितना आएगा, वो आएगा हमारा म्यू नोड इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पी पर, फ्रॉम किसी भी पॉइंट पी पर, फ्रॉम द पॉइंट at r distance, which is which is at r distance from the infinite length current carrying conductor। इस पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर, इतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा भी, इस तरह से भी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम्स की लिहाज से गजब का क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो, आपको समझने वाली चीज है। वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और 11, अब मैं पहले बता देता हूँ, 11, 13 और 17, 18, 19, 20, 22 और भी काफी ईयर्स में पूछा गया होगा, लेकिन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इतने सालों में पूछा गया है, या जितना मैंने देखा है वो इतने सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स में पूछेगा, ये इस टाइप से पूछ लेगा, ये इस टाइप से पूछ लेगा, इस टाइप से भी पूछ लेगा, और इस टाइप से भी पूछ लेगा। आपको पता रहना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इन चारों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा, बस इनकी फॉर्म और लैंग्वेज अलग है। कि वो बोलते हैं ना कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था वो थोड़ा टिपिकल आया था जिसकी लैंग्वेज अलग थी। नहीं भैया, लैंग्वेज अलग नहीं होती। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या पूछना है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। आप देख लेना, टू पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ एल, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, विच इज एट अ डिस्टेंस आर मीटर, एंड I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग इन देम, ठीक है। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये हुआ। व्हाट विल द नेचर ऑफ इट, द करंट इन टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, टू पैरेलल प्लेट कैरिंग वायर्स, ये हुआ। आपको ये चीजें देखनी है, आपको मेन पॉइंट देखना है कि मेन पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हमको ये नहीं, हमें हमें बेसिकली क्या निकालने है कि जो फोर्स होगी बिटवीन टू पैरेलल वायर्स विच आर स्ट्रेट एंड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इक्वी डिस्टेंस पर है। पैरेलल का क्या मतलब है, उन दोनों के वायर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऐसा वो हमसे बोल रहा है। अगर ऐसा बोल रहा है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेट टू लॉन्ग parallel and straight conductor wires AB and CD are placed in the plane of paper at a short distance in air, in which currents I1 and I2 ampere are flowing, and the distance between wires is r meter। अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। आपको इसका ग्राफ के बारे में पता चला, उसने कहा कि हमारे पास दो स्ट्रेट वायर्स हैं ए बी एंड सी डी, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, यानी वे दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे, यानी जो इनके बीच की डिस्टेंस है
वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर। आपको ये भी पता हो कि जो इसमें पहले वायर में, ए बी वायर में जो करंट है वो I1 है, जो दूसरे वायर में करंट है वो कितनी है, I2 है। आपको ये भी पता होगा जो हमारा जो हमारी अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हमको ये पता है कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि जो हमारी इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। आपको क्वेश्चन में एक बार आपको बता दूं कि वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पर फोर्स इस टाइप से लगेगी, इस पॉइंट पर फोर्स इस टाइप पर लगेगी। अगर आपको ये बोल दें कि दोनों वायर अपोजिट नहीं है, दोनों वायर अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, तो इस पॉइंट पर फोर्स कितनी लगेगी, एफ, और इस पॉइंट पर फोर्स कितनी लगेगी, एफ। क्योंकि अब क्या होगा, दोनों चार्ज सेम चार्ज के हो जाएंगे, और सेम चार्ज आपको पता है कि लाइक चार्ज रिपेल and unlike charges attract। ये वाला फंडा यहाँ पर इस वायर की डायग्राम में लगा है। अब आपको कुछ नहीं करना है कि आपने बायर सावर्ट लॉ पढ़ा है। अगर आपने बायर सावर्ट लॉ पढ़ा है तो आपको बायर सावर्ट लॉ का रिलेशन पता होगा। रिलेशन क्या था, B1, इस वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर वो कितना होगा, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नोड अपॉन 2 पाई इंटू I1। क्योंकि पहले वायर की बात कर रहे हैं, ए बी वायर की बात कर रहे हैं, तो हमारा करंट कितना होगा, I1 इंटू आर एन अपॉन ए मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट है। आपको ये भी पता है कि जो हमारा करंट होगा कंडक्टिंग वायर इन CD, कितनी CD में कितना है, I2 है, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स B1। जो कि हमारे जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, और वो करंट इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं, क्यों नहीं, अब जब अब ये ऐसे जाएगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर परपेंडिकुलर नहीं होएगा क्या। आपको ये भी पता है फोर्स कितना होता है, फोर्स जो होगा हमारा सेकंड वायर का वो कितना होगा, I2 इंटू B1 इंटू L साइन 90। दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि अब परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। आपको BL साइन थीटा आपने इसका रिलेशन भी पढ़ा होगा। जो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारा CD है, इस पर इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी B1 की वजह से, ये B1 इस वायर की मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड B2 है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 से लगने वाला फोर्स कितना होगा, BL साइन थीटा। और ये जिसके अंदर करंट कितना है, I2। अब आप ये बोलोगे कि साइन 90 तो कितना होता है, 1 होता है, तो I2 इंटू B1 इंटू L। B1 की आपको वैल्यू पता है कितनी है, I2 इंटू म्यू नोड अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन R इंटू L। आपको समझ में आया। तो यहाँ पर ये कितना रिलेशन बनेगा, वो बनेगा म्यू नोड अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L इंटू N। जहां पर N क्या है, N क्या है हमारा, N हमारा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या आप कह सकते हैं कि N नंबर ऑफ वायर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि N नंबर ऑफ वायर्स हैं। 10 हम लिखेंगे यहाँ, 10 फोर्स एक्टिंग ऑन पर मीटर लेंथ। आप इसकी यूनिट भी बोल सकते हैं वैसे, पर मीटर लेंथ। कोई एक बात मैं साफ कर दूं यहाँ पर कि भाई साहब ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, ये हमारा L मल्टीप्लाइंग यहाँ पर है, हमारी इसकी यूनिट N है। ठीक है, N अपॉन M, ये यूनिट है हमारी। मैं वो समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं। दस द फोर्स एक्टिंग ऑन पर मीटर लेंथ वो कितनी होगी कंडक्टिंग वायर के अंदर, वो होगी F अपॉन L। ये कितना था हमारा F। इस L को, इस वाले L को इसके नीचे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे हम, कुछ नहीं करना भाई, अब रीअरेंजमेंट करना है बस। रीअरेंजमेंट करके हम अपना फॉर्मूला अच्छा सा बना देंगे, और फॉर्मूला हमारा अच्छा बनते ही हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
इंटू I1 I2 अपॉन R एन पर। समझ में आया आपको? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर अपोजिट तो इधर दे विल रिपेल ईच अदर। अब ये कह रहा है कि यदि डायरेक्शन जो जो डायरेक्शन होगी कंडक्टर्स की, द डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट्स in the conductor, if the direction of current in the conductor is is opposite to each other, opposite to each other, तो रिपेल करेंगे। ध्यान रखना, यदि करंट अपोजिट होंगे तो रिपेल करेंगे, यदि चार्ज अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा बेसिकली फोर्स ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ टू वायर्स की फोर्स का रिलेशन है, जो आपसे आपके क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछेगा, आपसे कुछ भी, मतलब आपसे वो पूछेगा तो बस ये कि आप फोर्स बताइए, कि फोर्स बताइए जो दो पैरेलल वायर्स में लगेगी, पैरेलल वायर्स में लगेगी, वो फोर्स बताइए। अब आपको कुछ और नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये डेरिवेशन करना है। इस कंप्लीट डेरिवेशन को आप करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। आपको केवल अपना अच्छा सा अटेम्प्ट करना है, आपको अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको बस ध्यान देना है कि आप कितना और क्या क्या समझकर आप टाइप कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ अपने पास से, जो पूछा जाता है काफी बार। क्वेश्चन आप लिखना, जो हमारा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ऐसे पूछ लेता है कि establish a formula, establish a formula, establish a formula, establish a formula of magnetic field at its axis inside a current carrying solenoid का एक क्वेश्चन करते हैं। using 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 ampere's circuital law। इसकी हेल्प से, मतलब सोलेनोइड के एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हमको सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। आपको सोलेनोइड पता है क्या होता है? सोलेनोइड सोलेनोइड बनाते हैं हम, एक अच्छा सा सोलेनोइड बनाते हैं। सोलेनोइड का आपको ऐसा, आपको एक, अरे वाह, आपकी बात तो एक बार में बन गया। ए बी सी और डी, ये हमारे इस डायरेक्शन में हुआ, और इस वाले पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमारी ये हुई, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये हमारे ऐसे कुछ बनता है। अब हमको बताने हैं कि एट इट्स इनसाइड एक्सिस, इनसाइड इसके एक्सिस पे, यानी ये एक्सिस होती है हमारी, इनके इनसाइड यानी एक्सिस पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको बताना है। आपको ये थ्योरी के अनुसार समझाना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, ओके हम बनाएंगे, अब हम लिखेंगे कि सोलेनोइड, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनोइड सिलेंड्रिकल हेलिक्स, लेट अ करंट आई फ्लोज। हम इसमें मानेंगे कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई का फ्लो कर रहा है इन द सोलेनोइड। सपोज क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी, हमारा क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी है, whose side AB is along the axis of solenoid, जिसकी जो AB साइड है
वो सोलेनोइड के एक्सिस के अलोंग है। मैं आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ इसका, थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी एक्सिस कहाँ पर है और कैसे है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर हुआ ए बी सी डी, जो कि किसका बना हुआ है, पाथ हुज ए बी इज अलोंग इनसाइड वेरी लॉन्ग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ए बी सी डी, ये हुआ हमारा लॉन्ग सोलेनोइड। और ये हमारा रेक्टेंगुलर, हमारा वो था, क्या था, रेक्टेंगुलर पाथ था। और ये हमारा सोलेनोइड, जो कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, नहीं करता है इंटरसेक्ट। ये हमारा कुछ इस टाइप से बना, और देखो यार यहाँ इंटरसेक्ट हो ही गया। इंटरसेक्ट नहीं होती है एक भी इसकी आपको ये पता होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस पॉइंट पर दो डिफरेंट मैग्नेटिक फोर्स आ जाएंगे हमारे। आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए rectangular path ABCD which is placed inside a long solenoid and the AB is in the axial direction of the long solenoid। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, ऑन अप्लाइंग, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता है कितना होता है, वो कितना होता है, लाइन इंटीग्रल, लाइन लाइन इंटीग्रल बी डी एल एम्पीयर सर्किटल लॉ कितना होता है, एम्पीयर सर्किटल लॉ होता है बी वेक्टर डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोड इंटू आई, इतना पता है। और फॉर रेक्टेंगुलर पाथ, फॉर, क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर पाथ कितना है, ए बी सी डी, फॉर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी कितना होगा, पहले पाथ पहली डायरेक्शन के लिए कितना होगा, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, वो कितना होगा, फॉर द फर्स्ट लेंथ ए बी, माफ कीजिएगा आप लूप बोल सकते हैं, फॉर द फर्स्ट लूप ए बी बी डी एल, ठीक है, प्लस बी टू सी एम्पियर सर्किटल लो, प्लस सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, प्लस डी टू ए, कितना होगा, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। समझ में आता आपको। आपको ये भी पता है कि बट द लाइन इंटीग्रल, माफ कीजिएगा, द इंटीग्रल ऑफ द लो बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी टू ए बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ए बी सी डी, टी टू ए बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, कितना होगा, वो होगा बी डी एल कॉस 90, क्योंकि इस पोजीशन पे एंगल कितना बनता है, 90, बी टू सी, बी टू सी एंड डी टू ए, कितना एंगल बनता है, देखो ये 90 एंगल बनता है यहाँ पर, ये कितना एंगल बनता है, यहाँ भी 90 एंगल बनता है। तो इस पोजीशन पे जो हमारे दोनों का इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। एंड एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी सी एंड डी ए, बी सी एंड डी ए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी इस वजह से दोनों की जो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, जो हमारा सी डी होगा वो कितना होगा, वो भी 0 होगा हमारा। जो हमारा सी टू डी होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर हमारा कितना होगा, वो 0 होगा। हैंस द वैल्यू ऑफ बी एट सी डी, हैंस द वैल्यू ऑफ बी एट सी एंड डी, वो कितनी होगी, कितनी होगी,
सो द वैल्यू बी एट सी डी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी बी डी एल, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू ए टू बी इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू ए टू बी डी एल कोस जीरो। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कोस जीरो। तो हमारा कितना आएगा, ए टू बी डी एल, और आपको ये भी पता है बी डी एल और डी एल का इंटीग्रल कितना होगा, वो हमारा होगा बी इंटू एल। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन नहीं होगा। फाइनल डेरिवेशन क्यों नहीं होगा, अभी देखते हैं क्यों नहीं होगा। हमने माना, ये माना इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और अरे वाह, नेक्स्ट स्लाइड खुद आ गई। ठीक है, नोट। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड है तो इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी निकालना पड़ेगा, यानी एन की मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी। जब एन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमारा आई नोड आएगा वो कितना आएगा, एन इंटू एल आई आएगा, नहीं आएगा। और जो हमारा आई नोड एन इंटू एल आएगा, और जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2 से कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2 से कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा बी एल। तो हमारा बी एल होगा, और बी एल होगा आपको, अब बी एल होगा हमारा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बी एल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारा लाइन इंटीग्रल कितना आया था, लाइन इंटीग्रल कितना आया था, बी एल आया था। ये देखो हमारा लाइन इंटीग्रल कितना आया था, बी एल आया था। तो हम इस लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम बी एल की जगह ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कितना आएगा हमारा, म्यू नोड इंटू एन एल आई आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू के लिए l से l कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा b कितना आएगा, म्यू नोड इंटू एन इंटू आई। ये हमारा करंट कैरिंग सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन और रिलेशन होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अपने क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। I hope that your the chapter current carrying and the magnetism has been completed with all doubts. If you have not completed your doubts, if you have not solved all the doubts, then you must read your textbooks and you must read your NCERT to bring these derivation into your mind. Now, I would like to request you all that must share this video with your friends and must subscribe my channel and press your bell icon for making a notification of the other futures video which is going to be uploaded in this channel. I hope that you are all fit and fine. आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चलेगी, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी पढ़ाइयों को करते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इन वीडियोस की हेल्प से अपना डेरिवेशन कंप्लीट कर लें। थैंक यू, जय हिंद, बाबा, टाटा, टेक केयर।